Assalamualaikum everyone. This is Miss Sana Miftafar and this is the second video of your chapter number 1 Chemistry National Book Foundation class 10. So beta this is our second video related to this chapter. Last time हमने different laws पढ़े थे that are being used in scientific studies. Okay, now the second topic is evolution of the scientific ideas, that is evolution of that are also called as the scientific paradigms. What is scientific paradigm? A scientific paradigm is a set of idea. अब देखो सिंपली हमने क्या कुछ सालों पहले एक हमारे पास कोई अगर एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कुछ साइंटिस्ट ने कुछ लॉज बनाए. अब क्या है, अब बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो क्या है, जो जिनको खत्म कर दिया गया है, यानी या तो उन्हें मॉडिफाई कर दिया गया. फॉर एग्जांपल जैसे हम एक सबसे कॉमन एग्जांपल लेते हैं, जब हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, अब उसमें देखो आपने फर्स्टली हमने क्या पढ़ा था, डेल्टन एटॉमिक मॉडल पढ़ा था. उसके बाद बड़े डेल्टन एटॉमिक मॉडल के बाद हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल आया. फिर उसके बाद हम लोग बोहर मॉडल की तरफ मूव कर गए. उसके बाद हमने क्या किया, हम लोग डी ब्रॉगली इक्वेशन और जो डी ब्रॉगली मॉडल है जिसे हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहते हैं उसकी तरफ मूव कर दिया. और हम अभी भी उसमें भी हमने लास्ट पॉइंट यही पढ़ा था कि जो मॉडल है अभी भी 100% एक्यूरेट नहीं है. विद टाइम न्यू डिस्कवरीज होती है और इन डिस्कवरीज की बेसिस पे जो भी हमारी साइंटिफिक रिसर्च है, जो भी हमारी साइंटिफिक नॉलेज है वो अपग्रेड होती जाती है. ये नहीं होता कि अगर कोई काम पुराना है, अगर कोई 18th सेंचुरी में हुआ तो वो बेकार है, वो फालतू है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. बेटे वो चीज फाउंडेशन है, उसे हमेशा हम लोग बुक्स में मेंशन करेंगे, लेकिन उसके अंदर जो जो पॉइंट्स गलत थे उनकी हम करेक्शन करते जाएंगे. तो यही है बेटे एवोल्यूशन ऑफ साइंटिफिक आइडिया, जिसमें हम क्या करें, कुछ आइडियाज जो हमारे पास हैं उसे हम क्या करें, विद टाइम उसे इंप्रूव करें, उसे अपग्रेड करें. सो साइंटिफिक paradigm is a set of ideas, methods or rules that guide scientists in their research. It helps scientists to understand the natural world and explain their discoveries. Paradigms give scientists a constant way to study and share knowledge. However, when new evidence challenges an existing paradigm, it may be replaced with a better one. यानी कि एक सेट ऑफ आइडियाज जो हमारे पास एक नॉलेज पहले मौजूद थी, अगर उससे बेटर नॉलेज आ जाती है या उसमें कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, देखो कोई भी साइंटिफिक आइडिया, कोई भी मॉडल है, कोई भी हमारी थ्योरी वो 100% गलत नहीं होती. उसमें एक आध पॉइंट ऐसा होता है जो फॉल्टी होता है, उसमें कुछ पॉइंट होते हैं जिसमें अनक्लियरिटी होती है, तो हम उसी पॉइंट को क्या करते हैं, इंप्रूव कर देते हैं, उसी पे फर्दर वर्क करते हैं. तो इसी को हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशन. ठीक है, हियर आर सम example of scientific paradigms and how they change over time. First of all is we have the phlogiston theory. According to this theory, ये हमारे पास combustion से रिलेटेड है बच्चों. इसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरह से कोई चीज जलती थी. उस टाइम के साइंटिस्ट का कहना था कि phlogiston theory ये है कि हमारे पास कोई भी मटेरियल अगर जलता है तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक सब्सटेंस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, phlogiston कहते हैं. और उसी सब्सटेंस के बर्न होने की वजह से, जलने की वजह से स्पेसिफिकली वो सब्सटेंस बर्न होगा और उसमें से आप कह लो कि जो स्मोक है या आप कह लो जो एशेस वगैरह है वो प्रोड्यूस होंगे. लेकिन विद टाइम साइंटिस्ट, कुछ न्यू साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. हर सब्सटेंस में अगर वो बर्निंग है तो उसमें एक सिंपल एक रिएक्शन इन्वॉल्व है जिसमें जो उसके कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं. ठीक है, या तो हाइड्रोकार्बन जो उसके अंदर मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं. नॉट कार्बोहाइड्रेट, दीज आर हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे जिसकी वजह से वो क्या करेगा, कंबस्ट करेगा, वो उसके अंदर कोई बर्निंग रिएक्शंस होंगे. ठीक हो गया. सो दिस इज द थ्योरी. इन 1700 साइंटिस्ट बिलीव इन द phlogiston theory to explain the burning, that is combustion and rusting. ठीक है, उन्होंने दो चीजों को टच किया, combustion और rusting को. According to this idea, material that could burn contain a substance called phlogiston, which was released during burning. For example, when metal rusted, people thought they observed डिफेलेंजेस्टेड एयर. इसका क्या मतलब है कि वो कहते थे कि हमारे पास अगर किसी चीज में रस्टिंग हो गया तो उसमें ऐसा कोई एयर चली गई, कोई ऐसा सब्सटेंस एडअप हो गया है जो उसके अंदर एक नेचुरल सब्सटेंस है, फेलिस्टोन, उसको क्या कर रहा है, उसको रिमूव कर रहा है. लेटर Antonio Levinson proved that combustion
happened because of oxygen combining with substances, not Felsenstein. His work introduced new way of thinking about chemical reaction, replacing the Felsenstein theory with the modern concept of oxidation and reduction. यानी उसके जो पॉइंट्स थे उनको उन्होंने मॉडिफाई किया और ये साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया ये जो रिएक्शन है कंबशन का, बर्निंग का, ये ऑक्सीजन के रिएक्शन की वजह से होता है। ऐसा फेलिस्टन कोई सब्सटेंस नहीं है जिसकी वजह से होता है। और उसके बाद उन्होंने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के जो कॉन्सेप्ट है वो भी दिया। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे हिस्टोरिकल मॉडल्स ऑफ एन एटम। साइंटिस्ट हैव शेयर्ड देयर आइडियाज अबाउट व्हाट एटम लुक एंड एज दे लर्न मोर थ्रू एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले है हमारे पास प्लम पुडिंग मॉडल, उसके बाद the Rutherford model, and lastly we have the Bohr model and the quantum mechanical model. J.J. Thomson suggested that atoms are like pudding with negatively charged electron, the pearls scattered in the पॉजिटिवली चार्ज सूप। देखो प्लम पुडिंग मॉडल क्या होता है। प्लम पुडिंग मॉडल ये देखो, आप लोग इसकी सिंपल एग्जांपल ले लो। जैसे हमारे घरों में खीर बनती है, अब खीर के अंदर क्या होते हैं बेटे, चावल होते हैं और क्या होता है हमारे पास सिंपली उसके अंदर मिल्क होता है जो सॉलिडिफाई हो जाता है, जो मैं आप कह लो कि हार्डन थोड़ा हो जाता है, थिक हो जाता है। अब आप देखो खीर के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे राइस पार्टिकल्स हैं, वो स्कैटर्ड होते हैं, वो फैले हुए होते हैं और साथ साथ उसमें एक थोड़ा सा लिक्विडी जो मिल्क है वो भी एक टेक्सचर दे रहा होता है। तो वही बात करें कि जिस तरह एक पुडिंग में, आप कह लो एक खीर में, एक कस्टर्ड में, उसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, उसके अंदर कुछ सेवइयां मौजूद हैं, उसके अंदर खीर के चावल मौजूद हैं, वो जो सारी चीजें वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके बीच में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज सूप है। ठीक है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर उन्होंने बताया। फिर है हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल। एरन्स रदरफोर्ड गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट showed that atoms have a small dense positively charged center called nucleus with electrons orbiting around it. Next is Bohr model and quantum mechanical model. Later scientists improved the Rutherford model by adding ideas about the energy levels, that is Bohr model, quantum mechanics, in which the current ways we understand atom. These changes happened because new experiment proved बेटर एविडेंसेस। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट्स क्यों, ये इसमें से कोई भी मॉडल अगर हम देख लें, तीनों में से यहाँ पे जो तीन मेंशन है इनमें से कोई भी मॉडल फॉल्स ही नहीं है। ये नहीं कह सकते कि कोई मॉडल बिल्कुल ही मतलब आप कह लो कि यूजफुल नहीं है, यूजलेस है। इस हर मॉडल की कोई ना कोई क्वालिटी है, लेकिन इनमें से कुछ मॉडल ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू अदर वन। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास पीरियोडिक टेबल। Mendeleev created the periodic table in 1896. So next example is periodic table. अब पीरियोडिक टेबल हमारे पास हमने पहले भी पढ़ा था, मेंडलीव ने डिस्कवर किया था। सो डिमिट्री मेंडलीव क्रिएटेड द पीरियोडिक टेबल in 1869 to organize element based on their atomic masses and properties. His table was powerful because it predicted the existence of element that has not been discovered yet. ठीक है, ये बात हम लोग अभी लास्ट लेक्चर में ही हमने डिस्कस की है। अब वो कह रहे हैं मेंडलीव का जो वर्क है वो भी ऑथेंटिक है, वो भी जेन्युइन है, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी जिसको हमने किस तरह सॉल्व किया हमने। उसके बाद हम देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कहता है। एज द साइंटिस्ट लर्न अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम मैकेनिक्स, they developed the periodic table. Today the elements are arranged on the basis of their atomic number. अब देखो वहां पे उन्होंने मैसेज, एटॉमिक मैसेज और प्रॉपर्टी की बेसिस में मेंडलीव ने उन्हें अरेंज किया था अपनी, क्योंकि उस टाइम वो प्रॉपर्टीज को जानता था। लेकिन जब हमने ये डिस्कवर किया कि जो एटॉमिक नंबर है वो हर एक एटम की यूनिक प्रॉपर्टी है, तो एज अ रिजल्ट हम लोगों ने क्या किया, हमने उस यूनिक प्रॉपर्टी को कंसिडर करते हुए उसे ही पीरियोडिक टेबल की जो अरेंजमेंट है उसकी बेसिस बना लिया। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे हमने जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की या एटम्स की इन पीरियोडिक टेबल की है। दिस मॉडर्न वर्जन एक्सप्लेन व्हाई एलिमेंट्स शो similar periodic properties at regular interval, that is periodicity, and help us understand their behavior in chemical reactions. Next is scientific pedigrams in chemistry.
Scientific pedigrams in chemistry are ideas or rules that help us to understand how substances behave and interact. These pedigrams guide scientists in creating experiment, testing ideas, and interpreting result. They help us to learn more about the material we already know. They also inspired the creation of new materials and technologies. It is important for the progress in the field like medicine, material sciences and environmental protection. So बेटे ये सारी पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं कि हमारे पास साइंटिफिक पेडिग्राम्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं. उसके बाद बच्चों आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं. And this was a short video, but if I continue the next chapter, the video will be next topic, the video will be much longer. So I guess इतना आज के लिए काफी है. I hope आपको ये सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं जो मैंने समझ आएंगे. If you have any question, you can ask. You are free to ask me. Thank you so very much for your attention. Allah Hafiz.